माय चैनल रंजन कुमार सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा जा सकता है पहले पुर्तगाल, डच, उसके अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस। इसके लिए ट्रिक है पुत्र ने डंडे फेंके। लॉकडाउन में बच्चे अक्सर खेलने चल जा रहे हैं, मम्मी ने बहुत सारे डंडे रखे हैं कि आएगा तो मारेंगे उसको। तो बच्चे क्या है शरारती होते हैं, उन्होंने पुत्र ने डंडे फेंके। इससे ट्रिक बना लिया, पुत्र ने डंडे फेंके मतलब पुत्र पुर्तगाल 1498 पहले आने वाला, दूसरे नंबर पे डच 1595 में, तीसरा अन से अंग्रेज 1600 ईस्वी में आने वाले, और डे मतलब डेनिश 1616 में ईस्वी में आने वाले, और फेंके मतलब फ्रांस 1664 ईस्वी में आए। तो इनके आगमन का क्रम भारत में इस तरह से है कि पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस। लेकिन कंपनियों की स्थापना की जब बात करेंगे तो पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने फैक्ट्री स्थापना की और कोठी स्थापित किए। तो उस क्रम में बात करेंगे तो पुर्तगाल 1503 में कोची में अपना कंपनी की स्थापना करता है। डच जो है 1600 कंपनी जो है डच की आटा कंपनी है 1595 में, लेकिन कंपनी स्थापित होती है 1602 में। लेकिन कोई प्लेस की जगह पे जो कोठी स्थापना करता है, फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है, वो है मसूलीपट्टनम 1505 ईस्वी में। और अंग्रेज का कंपनी खुलता है 1608 में सूरत में। और तंजौर, टेनिस का तंजौर जो है ट्रांकेबर जगह है तंजौर में, वो 1620 ईस्वी में। और फ्रांस फिर सूरत में देख सकते हैं कि अंग्रेज और फ्रांस दोनों का सूरत है। तो इससे पहले, इसको समझने से पहले हम क्यों यूरोपियों का भारत आना जरूरी हो उसको समझते हैं विश्व मैप के द्वारा। तो इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए। धन्यवाद। फिर एक मैप काट के मरछू जी ना हमारा चेहरा होता है जो स्टार्ट। यूरोपियों का भारत में आने का कारण बनता है, यहाँ पे तुर्की के ये बॉर्डर पे एक जगह है कंस्तुतुनिया, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। और उस समय यूरोप में दो महाशक्ति होती थी, एक होता था बेंजेंटाइन एम्पायर और दूसरा जो होता था वो होता था ऑटोमन एम्पायर। दोनों में आपस में लड़ाई होती थी और ये बेंजेंटाइन या इसको रोमन एम्पायर भी बोलते थे, बेंजेंटाइन एम्पायर को ही रोमन एम्पायर बोलते थे। ये इटली के रोम से ही यहाँ पे इसको जो है केंद्र बनाया एक समय में। तो इसको जो है कॉन्स्टेंटाइन राजा ऑफ एम्पायर थे, उन्होंने इसको राजधानी बनाया तो उसका कॉन्स्टेंटिनोपल नाम हो गया। तो उसी की लड़ाई के लिए जो है ये बहुत सामरिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल जगह से नाम से जाना जाता है। और ये है, इसका ज्योग्राफी मैप समझना बहुत जरूरी है। ये पड़ता है तुर्की का, ये टिप है जिसको जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, और जो ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में ये जुड़ता है, वह एक जलडमरू मध्य है जो उसको जो ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करता है। मरमरा सी को कनेक्ट करने वाला जो है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस की जलडमरू, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और जस्ट उसके नीचे इसी में एक और जलडमरू है पास में ही दक्षिण भाग में, जो कि मरमरा सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। वो है डार्डलिन, स्टेट ऑफ डार्डलिन। ये दोनों कनेक्ट करता है और ये सामरिक दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पहले जो है यूरोप का सारा व्यापार इधर तुर्क होते हुए अरब के हाथों बिचौलिए होते थे, मध्य करते थे, जो कि भारत से मसालों का व्यापार, भारत प्राचीन काल से ही मसालों के लिए फेमस रहा है। और यहाँ से व्यापार, मसालों का मुख्य रूप से व्यापार यूरोप करते थे। और इसके लिए इनको जो है तुर्क और अरबों से होके जाना पड़ता था। इतालवी व्यापारियों के हाथों बिचौलिए काम करते थे जो काफ़ी मुनाफा कमाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो है ऑटोमन साम्राज्य ने पूरा कब्जा करते करते और लास्ट में कंस्तुतुनिया पर भी अधिकार कर लिया 1453 ईस्वी में। वहाँ से पूरा विश्व का एक पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है और एक आधुनिक भारत का स्टार्ट होता है विश्व में और मध्ययुगीन का अंत होता है।
तो ये अधिकार इनके होने के कारण यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल पश्चिमी यूरोपीय कंट्री में जो है उनको मसाले के लिए, व्यापार के लिए जो है जगह होता है, तो नए आविष्कारों, नए मार्गों को, समुद्री मार्गों की खोज के लिए बढ़ावा देते हैं। तो उस समय के पुर्तगाली प्रिंस होते थे, नाम था उनका हेनरी द नेविगेटर के नाम से, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, जो जेम्स के पुत्र हुआ करते थे। उन्होंने, ये पुर्तगाल है स्पेन से लगा हुआ, देख सकते हैं ये पुर्तगाल और इधर स्पेन है, और यहीं पे वो राजा थे जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज के लिए बढ़ावा दिया। और सबसे पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलो डिमियाज नामक सेलर्स जो है, नाविक ने, बार्थोलो बार्थोलोमो डियाज, जो कि 1487 ईस्वी में एक जगह का खोज करते हैं जो अफ्रीका का टीप होता है, दक्षिणी भाग होता है, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया, जिसको उसने तूफानी अंतरिक्ष के नाम से संबोधित किया। किसने? बार्थोलो डिमियाज ने। और यहाँ से एक नया उम्मीद आया, होप आया, इसलिए इसको नाम ही केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दूसरा जो आता है अभियान, वास्को डी गामा, पुर्तगाली ही रहता है, वास्को डी गामा का जो जहाज आता है वो आता है, और इसी रास्ते से होते हुए वो जो है इंडिया के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है, जिसका स्वागत वहाँ के लोकल शासक जमोरिन नामक राजा ने किया। और इसको जो है, इसको पहुंचाने में यहाँ तक मदद किया था गुजरात का एक व्यापारी था, जिसका नाम मजीद करके था। और अब देखते हैं पुर्तगाल ने जब पहुंच गया इंडिया में, कालीकट जगह पे आया, तो उसके बाद से उसने इंडिया के विभिन्न स्थानों पर अपना जो है व्यापार स्थापित किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने वायसराय भेजने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए वायसराय की नियुक्ति की। देख सकते हैं पुर्तगालियों में 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार कालीकट पहुंचा, जो केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष के, साउथ अफ्रीका के आशा अंतरिक्ष के होते हुए के रास्ते से वो कालीकट, भारत के केरल में कालीकट नामक स्थान पर जो है पहुंचता है, जिसका स्वागत वहाँ के लोकल राजा जमोरिन करते हैं। और वो गुजरात के एक मस्जिद नामक व्यक्ति के सहायता से यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ पे आने के बाद में वो जो है काफ़ी मसालों का अपने साथ ले जाता है, और ले जाकर वहाँ पे अपने पुर्तगाल में उसको जो है बेचता है, जिसको पूरा उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हटा दिया जाए, खर्चे जितने भी आने जाने में उसको खर्चा हो, उसके हटाने के बावजूद उसको जो है 60 गुना उसको जो है मुनाफा होता है, फायदा होता है। उसके बाद से 1500 में फिर पुर्तगाल का ही एक और आता है जहाजी बेड़ा, जो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल के नाम से, जिसके अंतर्गत जो नेतृत्व करता है वो उसके अल्ब्रेज नाम से याद रख सकते हैं। 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल अपने जहाजी बेड़े के साथ 1500 ईस्वी में इंडिया में आता है, और वो भी अपने साथ जाता है। फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः आता है और व्यापार के लिए सामान लेके जाता है। फिर जब वायसराय के इस स्थिति के बाद में जो कंपनियां अपना व्यापार स्थापित करने के लिए वहाँ पे जो है ये पुर्तगाली वायसराय नियुक्त करके भेजते हैं वहाँ पे अल्मीडा फ्रांसिस्को, इनका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे। और इन्होंने पूरा व्यापार की ही दृष्टि से पूरा भारतीय अरब सागर और ये हिंद महासागर के क्षेत्र में पूरा शांति से व्यापार का नीति अपनाया। इसीलिए इनकी एक पॉलिसी फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसको जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी से, शांत जल का नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी।
कहीं किसी प्रतियोगिता में पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्थापित किया, तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अल्मीडा कह सकते हैं। उसके बाद 1509 ईस्वी में उनके जाने के बाद में अल्बुकर्क आते हैं वायसराय बन के पुर्तगाल के, और जो 1515 तक रहते हैं। अल्बुकर्क इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को आदिल शाह से, वहाँ के लोकल शासक थे आदिल शाह, वहाँ उससे जीता, आदिल शाह से जीता। और 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में इसने मलक्का के मंडी मार्केट पर कब्जा कर लेता है, और मतलब कि पूरा अधिकार स्थापित कर लेता है। और 1515 ईस्वी में ये जो है हार्मुज की खाड़ी पर अधिकार कर लेता है, जिससे ये अरब सागर का पूरा व्यापार इसके हाथ में हो जाता है। और लेकिन ये जो है फारस की खाड़ी, हार्मुज जो है फारस की खाड़ी पे रहता है और कोशिश करता है कब्जा करने के लिए अदन की खाड़ी कह सकते हैं, अदन की खाड़ी पर, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। लेकिन 1515 ईस्वी में हार्मुज पर ये कर और काफ़ी व्यापार को अपने नियंत्रण में करता है, और अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल वायसराय या पुर्तगाली शासन का वास्तविक शासक भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का जो टाइम पीरियड था 1529 से 38 तक था, और इन्होंने आते ही 30 में जो है कोचीन से, जो कि पहला कोठी था कोचीन को, एक याद रखने की महत्वपूर्ण बात है, कोचीन जो है वो स्थापना हुआ था 1503 में, फैक्ट्री स्थापना हुआ था और एक कार्यालय के रूप में बना था कोचीन में 1503 ईस्वी में, लेकिन बनाने वाला अल्बुकर्क था। लेकिन उस समय वहाँ पे वायसराय जो था, वायसराय उस समय वो वायसराय नहीं था, वायसराय देख रहे हैं अल्मीडा पहला आता है 1505 में, लेकिन 1503 में बना था। उस समय वो अल्बुकर्क के नेतृत्व में ही ये कोचीन में फैक्ट्री का निर्माण होता है। तो 1530 ईस्वी में कोचीन नीनो डी कुन्हा ने जो है कोचीन से गोवा कार्यालय स्थापित किया और गोवा को राजधानी बनाया। उसके बाद 1535 ईस्वी में इसने दीव पर, दमन दीव जो है दीव पर कब्जा कर लिया, और 1559 में ये 38 तक था। 1559 में पुर्तगाली जो भी शासक आया, महत्वपूर्ण ये 3 शासक ही है। 1559 में जो शासक आया उसने जो है दमन को भी जीत लिया, और लास्ट में सबसे जाने वाले, पहले भी आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में जाने वाले भी जो यूरोपियन थे वो भी पुर्तगाली थे, जो कि 1961 ईस्वी में इंडिया से जाते हैं, और ये तीनों जगह उनके अंदर में रहता है, दमन दीव और गोवा जो कि 1530 ईस्वी में कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया, और फिर उसके बाद 1535 में दीव को जीता, और फिर दूसरे पुर्तगाली ने दमन को भी 1559 में जीता, और तीनों को 1961 तक भारत का अंग रहता है, पुर्तगाल के अधीन रहता है, और उसके बाद भारत का अंग बनता है। इसको याद रखने के लिए तीनों का कर सकते हैं कि डार्क कोना, जैसे कोना है कोई चीज़ छूटा हुआ है उसको कह सकते हैं कि डार्क है, कोना जो है डार्क है। तो पहले मतलब अल्मीडा, उसके बाद डार्क आर्क जो है अल्बुकर्क हो गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है, और इसका जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और अल्बुकर्क का अल्फांसो डी अल्फांसो नाम जो है ये इसके नाम के सम्मान में भी महाराष्ट्र में जो है आम का प्रचलित प्रजाति है जो कि अल्फांसो नाम दिया गया। वो मीडियम साइज
लंगड़ा से थोड़ा सा कम और येलो कलर का होता है, और वो काफ़ी 5-6 दिनों तक पके होने के बावजूद भी सही से रह सकता है। काफ़ी अच्छा प्रजाति है, स्वादिष्ट होता है वो अल्फांसो आम। अल्फांसो कई उसके उसको हाइब्रिड करके कई बनाया गया है। तो जैसे कि वो है आर्क, नीलकरण हो गया, तो नीलम और अल्फांसो को मिलाकर बनाया गया है। वैसे संधू को बनाया गया है रत्ना और अल्फांसो को मिला के। वैसे ही मतलब ये जो है आर्क लग गया, अनुकर्क है, आर्क लगा हुआ है, तो अल्फांसो आम का वो है, एक एक्स्ट्रा जानकारी है। उसके बाद बात करते हैं कि ये इंडिया में इनके आने से क्या, इनकी क्या क्या देन रहा है। तो पुर्तगालियों का देन रहा है, इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाया। छपाई का जो मशीन है लाने का, प्रिंटिंग प्रेस का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। और भारत में जो है पपीता और पाइनएप्पल, लीची और कई तरह के वस्तुओं को इनके लाने का श्रेय जाता है। पुर्तगालियों ने लाया यहाँ पे, भारत में लाया। काजू बादाम, जो कि ये देख सकते हैं, काजू जो है कर्नाटक केरल के साइड में, केरल में ही मैक्सिमम होता है, और शुरू में वहीं आए थे कोस्टल एरिया में, जो कि हम देख सकते हैं कि काजू हो गया, बादाम हो गया, ये पाया जाता है। तो काजू बादाम लिख सकते हैं यहाँ पे, पपीता, अनानास, पपीता, अनानास, लीची, उसके बाद काजू, बादाम, ये इनकी देश थी। फिर उसके बाद से बात करते हैं डच की। तो डच जो है 1595 में आते हैं, लेकिन इनका मुख्य रुझान जो होता है वो होता है इसकी तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, और इंडोनेशिया से इनका पूरा मसालों का भरपाई हो जाता है। डच का जो है 1595 में आते हैं, और इसमें जो है इन्होंने 1602 ईस्वी में कंपनी बनाया यूनाइटेड। कई लगभग 17 कंपनियों का प्राइवेट जो है आपस में एक जो है एग्रीमेंट के तहत एक कंपनी बनाते हैं ये डच वाले, जिनका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डच को नीदरलैंड और हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, नीदरलैंड। और उसके बाद से इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में कारखाना हुआ, और ये 1595 ईस्वी में आते हैं। तो उनके जो मुख्य होते हैं वो होते हैं हाउटमैन के नेतृत्व में ये डच जो है डच भारत में आगमन करते हैं, पूर्व में आते हैं। और 1602 ईस्वी में ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना करते हैं, और जिसका जो है फैक्ट्री स्टेब्लिश होता है, स्थापित करते हैं 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अब ये थोड़ा जगह जो है अभी वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं मैप के माध्यम से, मैप में कहाँ है। पुर्तगाल का जो है, पुर्तगाल की कंपनी जो स्थापित हुई थी पहला, वो कोचिन 1503 ईस्वी में कोचिन में हुआ था। देख सकते हैं कि कोचिन जो है यहाँ पे है, केरला का एक भाग है कोचिन इंडिया के मैप में। और डच जो होते हैं पहले वो मसूलीपट्टनम में बनाते हैं 1605 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश, इस साइड में ये केरल वो तेलंगाना बन जाता है। लेकिन ये अभी जो है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम के नाम से आ जाता है, जो कि 1605 ईस्वी में डच का पहला कारखाना बनता है। और अंग्रेज 1600 ईस्वी में सूरत बनाते हैं। सूरत देख सकते हैं गुजरात का ये जो है खंबात के खाड़ी से लगा हुआ जो बंदरगाह नहीं, एक शहर है, वहाँ पे स्थापना करते हैं 1608 ईस्वी में। उस समय जहांगीर के दरबार में हॉकिंस जाते हैं और उन्होंने ये आज्ञा मांगा। 1608 ईस्वी में कंपनी बनाने का निर्णय हुआ, लेकिन पहला कंपनी बनाने का निर्माण यहाँ पे होता है, लेकिन फिर जो है उनकी शत्रुतापूर्ण व्यवहार की वजह से जहांगीर ने इस कार्य को यहाँ पे कंपनी होने से रोक दिया। और फिर उसके बाद ये भी मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, जो 1611 ईस्वी में
आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम बनाते हैं, जो 1611 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। फिर पुनः आज्ञा मिल जाता है 1613 ईस्वी में, जो कि बन के तैयार होता है सूरत में अंग्रेजों का। तो पहला निर्माण की जब बात करेंगे तो वो होगा सूरत में, लेकिन पहला बन के और कार्यान्वित जो हुआ था वो है मसूलीपट्टनम अंग्रेज का। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज जो है, डच पहले आए थे लेकिन अंग्रेज जो है बाद में आए थे, लेकिन कंपनी जो है डच का पहले स्थापित हुआ था। और इसका जो है सूरत जो है बाद में कंपनी स्थापित हुआ था। कंपनी की बात करेंगे, फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में बाद में बना था, लेकिन कंपनी जो है 1602 में डच जो है पहले बनाया था, अंग्रेज का जो है 1608 ईस्वी में बना था। सॉरी, कंपनी जो है ये कंपनी है 1608 में आई थी, लेकिन ये 1608 में कंपनी आई थी बन के, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ये 1602 में यहाँ पे कंपनी बनता है। डच आते हैं पहले, लेकिन कंपनी जो है इनका बाद में बनता है। तो कंपनी के बारे में जब बात करेगा तो अंग्रेज पहले आ जाएंगे और डच, सॉरी ये नहीं होगा। स्थापना इस तरह से होता है, ये लाइन से ही है, स्थापना 1605 1608 ऐसे ही होगा। लेकिन जब कंपनी की बात होगी तो पहले जो है अंग्रेज का कंपनी बनता है 1600 में, और ये कंपनी जो है 1602 में बनता है। आते भले हैं 1595 ईस्वी में। तो फिर है डेनिश का जो है